देखो इसमें ध्यान दो। हमने बताया था कि काइनेटोकोर जो होता है ये वाला हिस्सा, इसमें एक एरर करेक्शन मैकेनिज्म होती है और इस एरर करेक्शन मैकेनिज्म को ऑरोरा बी काइनेज जो है वो कैटेलाइज करता है या रेगुलेट करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसको समझने के लिए हमको एक इमेज का सहारा लेना पड़ेगा और लेट्स सी। इसमें देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड है लाइट ब्राउन कलर में, और ये हिस्सा जो है वो ये इनर काइनेटोकोर है, और ये वाला डार्क ब्राउन में जो हिस्सा दिख रहा है हमको ये आउटर काइनेटोकोर है। अब ये एक ऐसी प्रोटीन से जुड़ा होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स मोटिव प्रेजेंट होता है, और इसमें इनर काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं हमारे ऑरोरा बी काइनेज एंजाइम्स। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, और बाकी ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑरोरा काइनेटोकोर का है, इनर काइनेटोकोर आउटर काइनेटोकोर। अब देखो ऑरोरा बी काइनेज जो है वो इनर काइनेटोकोर से अटैच्ड है और आउटर काइनेटोकोर से ये प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ। इनिशियली ये क्या करता है, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है इसको एनडीसी 80 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इनिशियली ये इनको फॉस्फोराइलेट करके रखता है, क्योंकि बी काइनेज का काम ही फॉस्फोराइलेशन का होगा। फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ये जो एनडीसी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड नहीं करते हैं, लेकिन जब ये डीफॉस्फोराइलेट होते हैं तो उस कंडीशन में ये अटैच हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। इसकी वजह से, अटैचमेंट की वजह से एक टेंशन जनरेट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं लो टेंशन की कंडीशन है जहां पे फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में है एनडीसी कॉम्प्लेक्सेस। जब डीफॉस्फोराइलेट होते हैं तो उस कंडीशन में ये दे आर रेडी टू बाइंड विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड है, और इस समय कंडीशन ये जो है हाई टेंशन की हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट है इट इज बीइंग कैटेलाइज्ड बाय दिस ऑरोरा बी काइनेज, और ये काइनेटोकोर का पूरा सेटअप जो है यही उस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हमने आपको बताया, एरर करेक्शन मैकेनिज्म। इसका एक कम से कम काइनेटोकोर के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया होना इसमें जरूरी था। तो अगर आपको बस इनकी लोकेशंस याद रहेगी तो भी आपको एक ठीक ठाक आइडिया रहेगा कि कैसे ऑरोरा बी काइनेज एंड एटलीस्ट ऑरोरा बी काइनेज जो है वो इस एरर करेक्शन मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार है, अलोंग विद द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के अंदर ही ये पूरी मैकेनिज्म चल रही है। तो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज एसएससी या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये इसमें हमने पहले ही बताया आपको कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंजर्व्ड प्रोटीन्स। अब ये कंजर्व्ड प्रोटीन्स हैं कौन कौन सी, इसको अगर हम मेंशन कर लें तो जो कोर कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंजर्व्ड प्रोटीन, वो हैं हमारे, सबसे पहला है मैड1। मैड का हमने आपको बताया था फुल फॉर्म, माइटोटिक अरेस्ट डेफिशिएंट। देन वी हैव मैड2। इसके अलावा हमारे पास मैड3 भी होता है, जिसका काम मैमल्स के केस में BUB-R1 करता है। तो BUB-R1 इन मैमल्स।
इसके अलावा हमारे पास BUB1 और BUB3 ये दोनों कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब ये सब मिलके पूरा एक कोर कंपोनेंट तैयार कर रहा है इस कंजर्व प्रोटीन का, जिसका काम क्या होगा, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का निर्माण करना। तो अब होता क्या है ये जरा हम लोग अगर देख लें, समझ लें इसको। मेटाफेज की अगर हम बात करें, यानी कि ड्यूरिंग मेटाफेज क्या हो रहा है, मेटाफेज के दौरान जो MAD1 है, MAD1 और BUB1 ये दोनों क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम दे मॉनिटर प्रॉपर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल एंड काइनेटोकोर अटैचमेंट, या जो टेंशन डेवलप हुई है। भाई जैसे ही अटैच होगा टेंशन जो है हाई हो जाएगी। यहाँ हमने आपको दिखाया इस वाले डायग्राम में कि अटैचमेंट होते ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का टेंशन बढ़ गई। यहाँ पे ये देखो स्प्रिंग जो अल्फा हेलिक्स है वो कितनी खिंच गई है, यहाँ कॉइल्ड फॉर्म में है। इस चीज को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी MAD1 और BUB1 की होती है। ठीक, जब तक प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल्स का और काइनेटोकोर का अटैचमेंट नहीं हो जाएगा, जो SAC के कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो APC को इनहिबिटेड स्टेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि APC क्या करेगा, वो तो ट्रांजिशन कराने के लिए बैठा हुआ है मेटाफेज से एनाफेज में, लेकिन वो ट्रांजिशन फेल हो जाएगा अगर ये अटैचमेंट या प्रॉपर टेंशन नहीं जनरेट हुआ है। तो इस पॉइंट को भी यहां पे मेंशन करना जरूरी है कि SAC keeps APC/cyclosome in inhibited state until proper attachment of microtubules with काइनेटोकोर। तो ये APC का काम है। अच्छा, जब प्रॉब्लम दिखती है यानी कि प्रॉपर टेंशन नहीं डेवलप हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि व्हेन प्रॉपर टेंशन डज नॉट डेवलप, it is sensed by SAC components, और इससे होता क्या है, it leads to एक्टिवेशन ऑफ SAC। और इस एक्टिवेशन की प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि MAD2 जो है, MAD2 interacts with MAD1 at काइनेटोकोर, और इसके बाद क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस अकर इन MAD2
which promotes the formation of MCC, इसको कहते हैं माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स। तो MCC क्या है हमारा? माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स है, ये किसका किसका बना होता है? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ MAD2 की ही वजह से एक्चुअली में ये बन रहा है। MAD2 हो गया, इसके अलावा MAD3, तीसरा है BUB3 और चौथा है CDC20। इन चारों की हेल्प से माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। कब? जब प्रॉपर टेंशन न डेवलप हो और इस चीज को एसएसी के कंपोनेंट्स डिटेक्ट कर लें और एसएसी एक्टिवेट हो जाए। ये चार कंपोनेंट्स हो गए एमसीसी के। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये MAD2 और CDC20 क्या है? इट इज द एक्टिवेटर ऑफ एपीसी। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा कि MAD2 प्रेजेंट इन MCC या माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स prevents other component of MCC, that is CDC20, from binding to APC and activating it। मतलब समझ में आया? MAD2 क्या करेगा? ये CDC20 से जाके अटैच हो जाएगा और इस CDC20 को APC से जुड़ने और उसको एक्टिवेट करने से रोकेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। तो उससे फायदा क्या होगा कि CDC20 जो है वो APC को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन जो होना है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये इनहिबिशन MAD2 द्वारा CDC20 का ये जो इनहिबिशन हो रहा है, ये कब खत्म होगा? ये तब खत्म होगा यानी कि इनहिबिशन ऑफ CDC20 is alleviated, या इसको हम कहें removed once the kinetochores have established stable amphitelic attachments to the spindle। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब स्टेबल एम्फीटेलिक अटैचमेंट हो जाएगा स्पिंडल से, तो उस चीज को फिर से एसएसी या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स या चेक पॉइंट सेंस कर लेगा और उस दौरान सीडीसी का इनहिबिशन स्टॉप हो जाएगा। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि एसएसी इज साइलेंस्ड। अब एसएसी अब फिर से इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा क्योंकि यहां पे सब काम जो है वो प्रॉपर हो चुका है। कितना काम हो गया?
इतना होने के बाद जैसे ही ये इनहिबिशन CDC20 का रिमूव हो जाएगा, वैसे ही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या APCC इज नाउ एक्टिवेटेड। और ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन होने लगेगा। ठीक, तो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। और ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया कि मीरोटेलिक अटैचमेंट जो हो रहा था, मीरोटेलिक, इस दौरान एसएसी इनएक्टिव पड़ा रहता है क्योंकि उसको लगता है सब काम ठीक है, और यही जो है वो गड़बड़ हो जाता है मामला, जिसकी वजह से एन्यूप्लॉइडी होती है और इट लीड्स टू segregation errors in chromosomes। इसको अच्छे से और थोड़ा सा समझना है तो एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। वो का ही है, यहां पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे किस तरीके का अटैचमेंट हमको नजर आ रहा है। इस अटैचमेंट को हम कहते हैं मोनोटेलिक। ये मोनोटेलिक अटैचमेंट है, एक ही साइड से अटैचमेंट है सिर्फ। तो इस दौरान एसएससी जो है वो ऑन हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। ये कलर नजर आ रहा है सबको? जूम करने पे आ रहा है। अच्छा, कलर चेंज कर देते हैं, इसमें क्या है। तो ये मोनोटेलिक हो गया और ये एक्टिव फॉर्म में हो गया एसएससी। और जब एक्टिवेट होता है एसएससी तो ये माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, जिसमें BUB3, MAD3, CDC20 और MAD2 एक साथ अटैच हो जाते हैं। MAD2 जो है वो CDC20 से बाइंड रहता है, जिसकी वजह से ये CDC20 APC को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, यानी कि यहाँ पे APC इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहेगा। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फिर से एम्फीटेलिक वाली आ गई, अब ये एम्फीटेलिक कंडीशन है। इस कंडीशन में प्रॉपर अटैचमेंट हो गया है काइनेटोकोर्स का माइक्रोट्यूब्यूल्स से, स्पिंडल फाइबर से। एसएससी ऑफ हो जाएगा और जैसे ही एसएससी जो है ऑफ या इनएक्टिव हो जाएगा, उस कंडीशन में ये जो एमसीसी है ये इसका फॉर्मेशन, इस कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सीडीसी भी यहाँ से फ्री हो जाएगा और जाके ये एपीसी से बाइंड कर जाएगा CDC20 और इस एपीसी को अब एक्टिवेट कर देगा। तो इसका मतलब कि अब इसके बाद वही फिर से लिख दे रहे हैं, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होने लगेगा। ट्रांजिशन इस तरह से ये इमेज की हेल्प से हमने समझ लिया। तो ये हो गया हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे, नंबर 3 है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट कैसे वर्क करता है, कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि डीएनए डैमेज चेक पॉइंट जो है इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जो है वो रोल प्ले करते हैं।
तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है। तो इट इन्वॉल्व्स सिग्नल transduction pathway. It involves a signal transduction pathway और ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है ये इंड्यूस कैसे होता है? इट इज इंड्यूस्ड बाय डीएनए डैमेज, और इसकी वजह से होता क्या है? ये डीएनए डैमेज क्या करता है, या नॉट दिस, इसको हम उसी के सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की वजह से क्या होता है? इट ब्लॉक्स द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, यानी सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी until the DNA is properly repaired। और डीएनए रिपेयर एंजाइम्स जो हैं वो कई सारे होते हैं, हम लोग देखेंगे। पॉलीमेरेज 3 की भी अपनी एक इनहेरेंट एक्टिविटी होती है प्रूफ रीडिंग की, और डीएनए पॉल 1 पॉल 2 ये दोनों भी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग देखेंगे तो वहाँ डीएनए रिपेयर भी देखेंगे, तो उसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे बाद में। अच्छा, अब डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स जो हैं ये फर्दर कई टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल में ये ऑपरेट होते हैं, यानी इसके अंदर भी सब चेक पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब कि डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स दे आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो G1S चेक पॉइंट होता है। मतलब कि बाकी के चेक पॉइंट्स तो चल ही रहे हैं। G1S में हमने देखा कि बाकी जो और फैक्टर्स बनने हैं, आरएनए बनना है, प्रोटीन्स बनने हैं, उसके चेक पॉइंट तो चल ही रहे हैं। पैरेलली डीएनए डैमेज को चेक करने के लिए भी इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे या इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक पॉइंट्स जो है एडिशनली प्रेजेंट होते हैं। तो G1 चेक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट यानी कि एस फेज के अंदर भी चेक किया जाएगा कि डीएनए सही है कि नहीं है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। और तीसरा है G2M चेक पॉइंट, यानी कि रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी ये देखा जाएगा, जब सेल साइकिल माइटोटिक फेज में एंट्री करने वाली होगी तब फिर से चेक किया जाएगा कि भैया डीएनए सही से बना कि नहीं बना। तो ये 3 एडिशनल चेक। हाँ जी, जीएनएस चेक पॉइंट कैसे होगा? इसमें तो डीएनए शुरू भी नहीं हुआ बनना। इंट्रा एस है ना, इंट्रा एस फेज शुरू क्यों नहीं हुआ है? शुरू तो हो ही गया है। हाँ इंट्राएस नहीं, हाँ, G1S की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला वाला। अच्छा, यहाँ पे G1S चेक पॉइंट में बेसिकली हम जब डीएनए के रेफरेंस में बात करते हैं तो उस चेक पॉइंट पे ये चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं, देखी जाती हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है वो तैयार है कि नहीं, हेलिकेज तैयार है कि नहीं, डीएनए पॉलीमरेज तैयार है कि नहीं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स तैयार हैं, बन चुकी हैं कि नहीं। समझ में आया? क्योंकि जब कच्चा माल तैयार हो जाएगा, मजदूर तैयार हो जाएंगे, तभी तो बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो वो सारी प्री रिक्विजिट या प्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो G1S चेक पॉइंट पे ही देख ली जाती है, तब काम आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि बिल्डिंग खड़ी हो गई और छत ढालने के लिए सरिया ही नहीं है, ये सब सेल नहीं करती है। ये सब रियल लाइफ में होता है। सेल के लेवल पे सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट नहीं होगी तो भयानक त्रासदी हो जाएगी, सेल के सर्वाइवल पे प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा। ये 3 एडिशनल चेक पॉइंट्स इन रेस्पेक्ट टू डीएनए डैमेज ये भी ऑपरेट करते हैं सेल के अंदर। अब देखिए,
एक चीज जो कि तुमने अभी कहा G1S ज़्यादा थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो इसीलिए उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करने की ज़रूरत है। स्पेशली G1S चेक पॉइंट जो है, इसकी अगर हम अलग से बात करें तो G1S चेक पॉइंट में सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो जाती है। कैसे? अगर ये चेक पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी कंप्लीट नहीं हैं, तो इस दौरान, या हम ये कहें कि दिस चेक पॉइंट is dependent upon P53 प्रोटीन। P53 का हम पूरा पाथवे अलग से देखेंगे, तब हम देखेंगे कि एक्चुअली में P53 ऐसी कौन सी रिएक्शंस कैटेलाइज कर रहा है, कौन से इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से इस चेक पॉइंट में इसका बहुत अहम रोल है। इंट्रा एस की अगर हम बात करें, इंट्रा एस चेक पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है कहानी कि यहाँ पे एक चीज देखी जाती है कि इट प्रिवेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन at origins that have not yet been activated। यानी कि ये चेक पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन को ऐसे ओरिजिन्स पे या ओरी पे रोक देगा जो अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। और ओरी कैसे एक्टिवेट होते थे, ये पूरी कहानी हमने आपको कल बताई है। कुछ याद है कहानी? ORC यस यस। सर, वो प्री हाँ रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स तो डीडी के फॉस्फोराइलेशन। हाँ यस। तो ORC जुड़ता है, फिर MCM हेलिकेज जुड़ता है, CDT1 CDC6 ये सब जुड़ के, और तब इसको ओरी को एक्टिवेट करते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया चलती है। अच्छा, G1S चेक पॉइंट में एक पॉइंट और यहां पे हम ऐड करना चाहेंगे कि दिस चेक पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन P53 प्रोटीन। ठीक है, यहां पे एक्चुअली होता क्या है इस वाले में, यहां पे भी सेल साइकिल इज अरेस्टेड which is induced by DNA डैमेज। अब बताओ प्रियंका, कुछ पूछो जल्दी से। कुछ कंफ्यूजन हुई? यहाँ पे तो रेप्लिकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ तब डीएनए डैमेज। हाँ, यही तो बात है। जिस कॉपी ऑफ डीएनए से नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा, क्या उसमें डैमेज नहीं हो सकता है? जी सर। उस डैमेज को डिटेक्ट किया जाएगा, जिसमें P53 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर ऐसा कोई डीएनए डैमेज दिखता है तो जाहिर सी बात है, अगर उसी को रेप्लिकेट करा दोगे तो जो नया कॉपी मिलेगा वो भी तो डैमेज्ड कॉपी ही मिलेगी। तो उसी समय सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया जाता है कि भैया मामला गड़बड़ लग रहा है, पहले ऑलरेडी प्रेजेंट डीएनए को रिपेयर करो, अगर वो रिपेयर होने लायक है तो, नहीं तो भैया छोड़ो, ये सेल बेकार है, इसको मार डालो बाय इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस। तो ये चीजें हैं। तो ये हो गया इंट्रा एस चेक पॉइंट। और G2M चेक पॉइंट, जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, G2M चेक पॉइंट ये सिंपली इनहिबिट कर देता है। अगर कोई दिक्कत है डीएनए रेप्लिकेशन में, सही से नहीं हुआ, तो इट इनहिबिट्स एंट्री इनटू माइटोसिस।
तो ये इसकी कहानी है। अच्छा, इसके अलावा एक और है जो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं नंबर 4 पे। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। इंट्रा स्पेस चेक पॉइंट का ही कंपोनेंट है, लेकिन इसके बाद भी हम इसको अलग से मेंशन कर रहे हैं, रेप्लिकेशन चेक पॉइंट, क्योंकि इंट्रा स्पेस में बहुत सारे फैक्टर्स हम देख लेंगे, ओरिजिन का एक्टिवेशन और तमाम चीजें। लेकिन एक बार ओरिजिन एक्टिवेट हो गई और रेप्लिकेशन चालू हो गया, उसके बाद भी एक एडिशनल लेवल ऑफ चेक पॉइंट होता है जिसको हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। तो अब ये रेप्लिकेशन चेक पॉइंट जो है, इसकी क्या कहानी है? ये एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट की, जो क्या करता है, इट मॉनिटर्स फोर्क कहें या रेप्लिकेशन फोर्क कहें, रेप्लिकेशन फोर्क प्रॉब्लम्स। और अगर इस तरह का कोई ये प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो कैसे बनेगा, इधर से यस, लाइक दिस एंड दिस। ये जो रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे ये तैयार हो रहा है, इस फोर्क के प्रोग्रेशन में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसने डिटेक्ट की, मॉनिटर किया उसको, तो ये क्या करता है, इट ट्रिगर्स ए सेल्यूलर रेस्पॉन्स which is required to preserve genome integrity। अब ये बड़ा लैंग्वेज है, डेफिनेशन की सिंपल सी बात हो गई। जीनोम इंटेग्रिटी, जीनोम इंटेग्रिटी का मतलब क्या हो गया? जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स जो कलेक्टिवली जीनोम कहलाते हैं। और क्रोमोसोम के लेवल पे हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल जीन्स। अगर रेप्लिकेशन फॉर्क में प्रॉब्लम हुई, कहीं स्पेसिफिक पॉइंट पे ये फॉर्क पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ, तो उतने एरिया का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर जीन्स कॉपी नहीं हो पाएंगी। लेकिन हमको मालूम है डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे कि जब यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए होता है वो बहुत बड़ा होता है। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से शुरू करके पूरे डीएनए की कॉपी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कई सारे ओरी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हो सकता है इस ओरी से स्टार्ट करके आगे बढ़ने में कहीं रेप्लिकेशन फॉर्क में एरर आई हो और उतनी जीन्स कॉपी ना हो पाई हो, लेकिन अगला ओरी और यहाँ का रेप्लिकेशन फॉर्क फिर ये सब नॉर्मल चल रहा हो। तो इस तरह से जो ओवरऑल डीएनए की कॉपी हमको मिलेगी, उसमें कुछ जीन्स मिसिंग होंगी और वो जीनोम की इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा करेगी। तो उस जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ये पूरा रेप्लिकेशन चेक पॉइंट एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उसके बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर हम देखेंगे उसको कि आखिर कौन से रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। एक्चुअली में ये मिला जुला रिस्पॉन्स होता है, जिसको डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें एटीएम पाथवे, एटीआर पाथवे इंड्यूस होते हैं। तो पाथवे तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यही मतलब इसका ओवरव्यू जानना जरूरी है। तो ये हो गए 4 तरीके के चेक पॉइंट्स जो कि डीएनए डैमेज को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि डीएनए कॉपी करना भैया सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट काम है पूरी सेल साइकिल में। तो हमने पहली स्टेटमेंट ही आपको ये कही कि इट इन्वॉल्व्स अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो अब हम इसी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है
वो है डीएनए डैमेज रेस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे। अब देखो, डीएनए डैमेज मान लो हो गया। डीएनए डैमेज जब होता है तो क्या होता है? इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ दो क्लोजली रिलेटेड काइनेजेस होते हैं जिनका ये एक्टिवेशन करता है। कौन? डीएनए जब डैमेज हो जाता है, टू क्लोजली रिलेटेड काइनेजेस। और वो काइनेजेस कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं एटीएम और दूसरे को हम कहते हैं एटीआर। अब एटीएम का मतलब क्या होता है? तो एटीएम स्टैंड्स फॉर एटैक्सिया टेलेंजी एक्टैसिया म्यूटेटेड। और एटीआर का मतलब क्या होता है? बाकी तो एटी ही होगा, यानी पूरा फुल फॉर्म वैसे नहीं लिखेंगे। एटी एटैक्सिया टेलेंजी एक्टैसिया टेलें एक सेकेंड इसको टेलेंजी। एटी एंड RAD3 रिलेटेड, ये होता है एटीआर। अब ये रैड क्या होता है? तो रैड जो होता है वो बेसिकली, रैड इज अ मेंबर ऑफ एसएमसी प्रोटीन फैमिली। एसएमसी प्रोटीन कहाँ पढ़े थे तुम लोग? एसएमसी, नॉन एसएमसी, इन दोनों से मिलके कुछ बन रहा था, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। भूल गए? रिवाइज कर लेना। तो रैड बेसिकली मेंबर होता है एसएमसी प्रोटीन फैमिली का। और ये जो दोनों के दोनों हैं, एटीएम और एटीआर, ये क्लोजली रिलेटेड काइनेज हैं। और बेसिकली ये कैसे काइनेज हैं? तो पतला कर दें पेन क्योंकि जगह बचानी है। क्लोजली रिलेटेड काइनेजेस ये सेरीन थ्रियोनीन काइनेज होते हैं। और दे आर मेंबर्स ऑफ, दिख रहा है सबको? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? दिख रहा है सर। तो दे आर मेंबर्स ऑफ PIKK फैमिली। मेंबर्स ऑफ PIKK फैमिली। अब ये PIKK क्या है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। PIKK जो होता है, इसका मतलब होता है फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। पहले से आप जानते हैं इसको। 3 काइनेज लाइक काइनेजेस, यानी इस काइनेज के जैसे काइनेजेस जो हैं, ये हैं एटीएम और एटीआर। तो PIKK, PIKK
के, इसके ये मेंबर्स हैं, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज हैं ये। अब देखो, हमने बताया कि ये डीएनए डैमेज होने की वजह से एक्टिवेट होते हैं दोनों एटीएम और एटीआर। अब ये जो डीएनए डैमेज है ये किस वजह से हो सकता है? तो डीएनए डैमेज के कई कारण हो सकते हैं। तो डीएनए डैमेज ड्यू टू एक्सोजीनस फैक्टर्स और एक्सोजीनस फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ये वाला लें। एक्सोजीनस फैक्टर्स में आयनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, किसी को मालूम है? नहीं, केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं। हम लोग जब म्यूटेशंस पढ़ेंगे या डीएनए डैमेज रिपेयर पढ़ेंगे तो उस दौरान इसका जिक्र आएगा। यूवी रेडिएशन या इंफ्रारेड? यूवी एक्चुअली में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। एक्स रे हो गई, गामा रेज हो गई, ये सारी आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। बाकी केमिकल म्यूटेजेंस तो बहुत सारे हैं। ईएमएस एथिल मीथेन सल्फोनेट हो गया, या बेंजीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये सारे जो है ये केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं। तो ये एक्सोजीनस फैक्टर हैं, इनकी वजह से भी डीएनए डैमेज हो सकता है। इसके अलावा एंडोजीनस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो एक्सोजीनस और ये हो गया एंडोजीनस फैक्टर्स। तो एंडोजीनस फैक्टर्स यानी ऐसे फैक्टर्स जो सेल के अंदर से ही अराइज हो रहे हैं। तो इसमें अगर दूसरा कलर कर दें इसका हम थोड़ा सा डार्क वाला, तो एंडोजीनस फैक्टर्स में हमारे पास हो सकते हैं मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हों जो कि डीएनए को डैमेज कर दें, या स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर रेप्लिकेशन फॉर्क अपनी जगह पे खड़ा रह गया ज़्यादा देर तक तो वो भी डीएनए को डैमेज कर सकता है जिस इलाके में वो रुका रह गया। तो इन सिचुएशंस की वजह से भी डीएनए डैमेज हो सकता है। अब अगर डीएनए डैमेज हो रहा है तो इस डीएनए डैमेज के फलस्वरूप जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं एक इलाबोरेट सेल्यूलर नेटवर्क एक्टिवेट कर देती हैं और उसको हम कहते हैं डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। तो अब उसके लिए हम पॉइंट कहाँ लिखें? चलो यहाँ पे हम इसको नीचे ये पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि इसको हम उसी तरह से अभी क्लासिफाई करेंगे। दिस कैन बी लाइक, हाँ, तो in response to DNA damage, an elaborate cellular network is activated known as DDR, या इसको हम कहते हैं डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। और ये जो इलाबोरेट सेलुलर नेटवर्क है ये एक्चुअली है क्या? दीज आर नथिंग बट सिग्नलिंग पाथवेज। तो ये सिग्नलिंग पाथवेज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं
टू काउंटर या टू चेक दी डीएनए डैमेज, और इसीलिए इसको हम कहते हैं डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। और इन सिग्नलिंग पाथवेज की वजह से होता क्या है, यानी कि दे लीड टू नंबर 1 डीएनए रिपेयर, नंबर 2 सेल साइकिल अरेस्ट, या अगर इन सब से काम न चल पाए तो एपोप्टोसिस। तो या तो डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश करो, सेल को थोड़ी देर के लिए हाल्ट पे रखो, सेल साइकिल को, हो जाए काम तो ठीक है, नहीं हो पाए तो फिर मारो, सेल को खत्म करो। अब ये जो 2 टाइप के काइनेज डीएनए डैमेज की वजह से एक्टिवेट हुए थे, इनका इंडिविजुअल हम लोग देखते हैं कि क्या रोल है, इनका जिक्र करते हैं। लेट मी राइट इट विद अनदर कलर, दिस ब्लू। सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम की या एटीएम पाथवे की। तो इट रेस्पॉन्ड्स टू डबल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन डीएनए। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में टूट फूट हो गई हो तो एटीएम एक्टिवेट होगा या एटीएम अपना पाथवे बढ़ाएगा, कंटिन्यू करेगा। अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो तो जाहिर सी बात है एटीआर, तो इट रेस्पॉन्ड्स टू single strand break in DNA including DNA lesions। लेजन का मतलब क्या होता है, घाव। डीएनए को भी घाव लग जाता है भाई, मतलब कि किसी पर्टिकुलर साइट पे डीएनए मान लो इस तरह से रेप्लिकेट हो रहा था, ऐसे 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 नई कॉपी यहाँ तैयार हो रही है, और किसी कारणवश ये लूप आउट हो गई, बाहर निकल आई, बल्जिंग हो गई, बल्जिंग, तो इसको हम कहते हैं लेजन। तो इसको भी करेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो एटीआर के खाते में जाती है। अब देखिए, अब हम जरा अलग अलग बात कर लें इसकी। एक्चुअली में हम सबसे पहले बात करेंगे एटीएम पाथवे की। तो एटीएम पाथवे करता क्या है कि डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स को ये बढ़ाता है। ये जो डीडीआर पाथवे है, इसमें बहुत सारे की कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जगह बच रही है, हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब क्रिस्प नोट्स तैयार हो रहा है अभी, देखते जाओ बस। ये जो डीडीआर है, डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है डीएनए डैमेज सेंसर्स का। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो डीएनए के डैमेज को सेंस करते हैं। इसके बाद जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, यानी कि इस सेंसर के द्वारा जो भी सिग्नल भेजा गया उसको ट्रांसड्यूस करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे
और जो फाइनल कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, इफेक्टर्स। तो डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स के ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एटीएम पाथवे में। तो देखो, जब पढ़ना इसको तो ध्यान देना कि पहले ये पढ़ लेना, फिर ये नीचे वाला पढ़ लेना, और उसके बाद फिर जाके इस पे एटीएम और एटीआर के स्पेसिफिक्स पे आना, तो सीक्वेंस समझ में आएगा। दूसरा देखो, अब एटीएम पाथवे की अगर हम बात करें तो यहां पे जो सेंसर होता है, यानी कि सेंसर्स ऑफ डीएनए डैमेज in ATM pathway is MRM। M नहीं होगा, ये है N। MRN। अब MRN ये कहां पे होता है? इन मैमल्स। और एमआरएन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, या एमआरएन कॉम्प्लेक्स यहां पे कहिए, एमआरएन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं MRE11 ऑब्लिक, ये 11 लिखा है, ऑब्लिक RAD50 ऑब्लिक NBS1। ये एमआरएन कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स हैं। नाउ MRE11 क्या है? इसका मतलब होता है मियोटिक रिकॉम्बिनेशन। RAD50 हमने आपको यहीं पे बता दिया, रैड जो होता है दे आर मेंबर्स ऑफ SMC प्रोटीन फैमिली। NBS1 क्या है? तो NBS होता है हमारा निजमीगेन ब्रेकेज सिंड्रोम, NBS। एक्चुअली में एक स्पेसिफिक टाइप की बीमारी होती है जिसमें डीएनए डैमेज हो जाता है, सिंड्रोम, कई सारे सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इसीलिए उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो दैट इज नोन एज निजमीगेन ब्रेकेज सिंड्रोम। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं? एमआरएन कॉम्प्लेक्स। और इस एमआरएन कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी क्या है कि ये डीएनए डैमेज को सेंस करेगा। इतना काम हो गया। अच्छा, सेंस करने के बाद ये क्या करेगा? तो यहां पे हम एटीएम और एटीआर लिख दे रहे हैं सिंपली, ताकि वही कंटिन्यू हो रहा है। एटीएम हो गया इधर, एटीआर। सेंस करने के बाद एमआरएन जो होता है या एमआरएन कॉम्प्लेक्स वो एटीएम को रिक्रूट करता है, यानी कि एमआरएन कॉम्प्लेक्स रिक्रूट्स एटीएम एट डबल स्ट्रैंड ब्रेक साइट्स, या साइट कह दें हम, आफ्टर सेंसिंग द डीएनए डैमेज। इतना काम हो गया। जब ये एमआरएन कॉम्प्लेक्स एटीएम को इस
डबल स्ट्रैंड ब्रेक साइट पे रिक्रूट करता है तो साथ ही साथ ये एटीएम को एक्टिवेट भी करता है, यानी कि साइमल्टेनियसली mRN complex activates ATM kinase, और जब ये एटीएम काइनेज एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये एटीएम काइनेज इट फॉस्फोराइलेट्स CHK2 काइनेज, यानी एक दूसरे काइनेज का एक्टिवेशन करता है, CHK2 काइनेज का। अब ये CHK2 क्या है, व्हाट इज CHK? तो CHK का मतलब होता है चेक पॉइंट काइनेज। कितना काम हो गया, अब यहां पे रुके रहें, आगे देखते हैं, मतलब पीछे देखते हैं। पीछे क्या देखना है हमको, ATR का जिक्र अब वापस करना है हमको। तो ATR में क्या कहानी है, ATR में होता क्या है कि जैसे यहां पे हमने देखा सेंसर जो है डीएनए डैमेज का वो है mRN कॉम्प्लेक्स। ATR में जो सेंसर होता है यहां पे सेंसर ऑफ डीएनए डैमेज इज, कलर चेंज, लाल कलर से कर दे रहे हैं, इज RPA। RPA का मतलब होता है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। तो ये रेप्लिकेशन प्रोटीन ए जो है ये डीएनए डैमेज को सेंस करती है, और ये प्रोटीन बेसिकली क्या होती है, इट इज ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है यहां पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को ही सेंस किया जाएगा, तो उसको बाइंड करने वाली जो उसको सेंस करने वाली जो प्रोटीन है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबिलाइज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी कि ये प्रोटीन ये क्या है, SSBP इसको कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको स्टेबिलाइज करती हैं। तो उसी में से एक टाइप जो है वो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये डीएनए डैमेज को सेंस कर लेगी। चलिए इतनी कहानी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो आरपीए है, आरपीए ये किस पर्टिकुलर साइट पे सेंस करती है डीएनए डैमेज को। तो ये समझ लीजिए कि इट बाइंड्स एंड सेंसेस डीएनए डैमेज at the site of stalled replication fork, जहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क रुक गया, स्टॉल हो गया, उस पर्टिकुलर साइट पे आरपीए बाइंड करती है और सेंस करती है कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसीलिए रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोसीड नहीं कर रहा है और इसीलिए रेप्लिकेशन भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए ये बाइंड कर गया कहां, जहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो रुका हुआ था। तो थोड़ा सा इसको अगर हम डायग्राम की हेल्प से ऐसे बता दें, इस तरह से
यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो स्टॉल्ड है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारी आरपीए जो है वो जुड़ी हुई है, दिस इज आरपीए। तो ये आरपीए हो गया, और ये वाला जो है हमारा ये है एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या कहला रहा है? दिस विल बी कॉल्ड एज आरपीए एसएस डीएनए कॉम्प्लेक्स। ये इसको यहाँ भी हम एसएस डीएनए, नीचे की तरफ एसएस डीएनए है ये। तो ये है आरपीए एसएस डीएनए कॉम्प्लेक्स। अब इस आरपीए एसएस डीएनए कॉम्प्लेक्स से यानी कि ये हो गया हमारा आरपीए एसएस डीएनए कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स से एक और प्रोटीन आके बाइंड करती है, और वो प्रोटीन होती है एटीआर, या हम इसको कहते हैं ए ट्रिप। ये एक प्रोटीन है। इट बाइंड्स टू आरपीए एसएस डीएनए कॉम्प्लेक्स। ए ट्रिप मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है एटीआर इंटरैक्टिंग प्रोटीन। तो एटीआर आई पी, तो ए ट्रिप इसको कह दिया हमने। तो ये जो प्रोटीन है ये आरपीए एसएस डीएनए कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद ये क्या करती है? ये एटीआर को रिक्रूट करती है। यानी कि एटीआर ट्रिप यहां पे मान लो बाइंड कर गई, इस तरह से दिखा देते हैं, यहां कहीं बाइंड कर जाएगी आके। चलो इस कॉम्प्लेक्स को एज इट इज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाइंड करा दे रहे हैं। एक्चुअली में तो अटैचमेंट यहाँ पे होगा ना, इस लेवल पे, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स हमने ऐसे दिखाया तो ये हो गया हमारी ए ट्रिप। और आफ्टर बाइंडिंग टू द कॉम्प्लेक्स, इट रिक्रूट्स एटीआर। यानी अब जाके इस एटीआर को ये ए ट्रिप रिक्रूट करेगा। कहां पे? एसएसडीएनए। तो इसका मतलब कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा ये एटीआर, ये यहां पे गया और ये यहां कहीं बाइंड हो गया, इस तरह से। ये है हमारा एटीआर, बाइंड कर गया। और बाइंड करने के बाद अब ये एटीआर जो है वो एक डाउन स्ट्रीम काइनेज CHK1 को एक्टिवेट करेगा। एटीआर एक्टिवेट्स ए डाउनस्ट्रीम काइनेज। डाउनस्ट्रीम का मतलब कि इतनी स्टेप होने के बाद अगली प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा वो, इसलिए उसको डाउनस्ट्रीम कह रहे हैं। डाउनस्ट्रीम काइनेज CHK1। CHK2 हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा अगर। कहाँ लिखा था कहाँ गया CHK2? और पहले था क्या? सेट्स के आप आगे ही वाले में था। इधर नहीं, उधर ही था, उसी पेज पे था। अच्छा, सेम पेज पे जी। कहाँ? हाँ ये वाला, येलो ये पे लिखा है। देखो पीछे ढूंढ रहे थे। तो ये CHK2 जो है वो ATM पाथवे में अपना रोल प्ले करता है, और CHK1 जो है वो ATR पाथवे में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो CHK1 इस तरह से एक्टिवेट हो गया, दोनों जगह डाउनस्ट्रीम काइनेजेस जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। इतना काम हो गया। CHK2
काइनेज यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, CHK1 काइनेज यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब देखो, अब ये जो काइनेजेस हैं CHK2 यहाँ ATM पाथवे में और CHK1 जो है वो ATR पाथवे में, ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे, बेसिकली ये फॉस्फोराइलेट करेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को। तो यहीं पे हम इस चीज को, पॉइंट को मेंशन कर दे रहे हैं कि CHK2 काइनेज ये क्या करेगा, इट phosphorylates P53 प्रोटीन, और जो CHK1 है ये क्या करेगा, इट phosphorylates CDC25। और जब ये CDC25 और P53 प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होकर एक्टिवेट हो जाएंगे, देन दे विल इंड्यूस द चेक पॉइंट अरेस्ट। तो P53 प्रोटीन क्या करेगा, ये भी चेक पॉइंट अरेस्ट करेगा, वहीं पे रोक देगा, और CDC25 भी, इसको CA लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे CA हो गया, चेक पॉइंट अरेस्ट। तो इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो कैटलाइज होती है। इसको अगर डायग्राम की हेल्प से समझना है तो बुक वाला डायग्राम एक हम अगर शेयर कर दें, उसमें बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। इसमें आप देखिए, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है तो इसका मतलब ATR पाथवे चलेगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक है तो ATM पाथवे चलेगा। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोटीन A ट्रिप को रिक्रूट करेगा, A ट्रिप जो है वो ATR को रिक्रूट करेगा, ATR जो है वो CHK काइनेज को एक्टिवेट करेगा, CHK काइनेज CDC25 जो कि एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसको फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करेगा, और CDC25 विल ब्रिंग अबाउट चेक पॉइंट अरेस्ट। ये इसका आउटकम है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, MRN कॉम्प्लेक्स जो है वो ATM को रिक्रूट करेगा, ATM जो है वो CHK2 को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करेगा, CHK2 P53 को फॉस्फोराइलेट करेगा जो कि इफेक्टर मॉलिक्यूल है, और ये भी चेक पॉइंट अरेस्ट कैटेलाइज करेगा। तो ये हो गया ATM पाथवे। तो सिंपल इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बाकी इनहेरेंट डिटेल्स तो हमने आपको बता ही दी हैं। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स इसके लास्ट में बच गए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि DDR मीडिएटेड जो आउटकम्स हैं, DDR मीडिएटेड सेल्यूलर आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, से तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन फिर भी इसको सम अप करते हैं कि इट मे बी सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस। तो P53 वाले पाथवे में भी हम लोग देखेंगे इस चीज को। ट्रांजिएंट सेल साइकिल अरेस्ट, और सेल साइकिल अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ताकि रिपेयर ऑफ DNA डैमेज किया जा सके। फॉलोड बाय, लिख दें यहाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉलोड बाय रिपेयर ऑफ DNA डैमेज,
and resumption of proliferation, यानी कि फिर से सेल का प्रोलिफरेशन रिज्यूम कर लिया जाए, या एक और सेलुलर आउटकम हो सकता है, और वो क्या है, सेल्यूलर सेनेसेंस। सेल्यूलर सेनेसेंस का मतलब क्या हो गया, क्यों हो रहा है सेल्यूलर सेनेसेंस? बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय persistence of unrepaired DNA डैमेज। मतलब डीएनए डैमेज इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, और उस कंडीशन में सेल जो है वो सेनेसेंस की तरफ चली जाती है, यानी कि जीर्णावस्था की तरफ जाती है, और धीरे धीरे अल्टीमेटली वो भी जो है मरेगी ही एपोप्टोसिस में ही। एपोप्टोसिस में तो जो डीएनए डैमेज था वो भयंकर हो चुका है। यहाँ पे क्या है, चलो डैमेज के साथ भी काम चल सकता है। जैसे कि गाड़ी में 4 टायर होते हैं, तो अगले किसी एक टायर की हवा काफ़ी कम है तब भी चलो खींच लेते हैं। अब चारों टायर में हवा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में तो यही करना पड़ेगा कि हटाओ गाड़ी को, दूसरी गाड़ी लो। तो यहाँ पे सेनेसेंस में भी जा सकती है सेल। लास्ट पॉइंट है, इन सब के अलावा, यानी कि डीडीआर मेडिएटेड जो भी आउटकम्स है, जो पाथवेज चल रहे हैं, उसके अलावा एक और लेयर ऑफ कंट्रोल होती है, और वो भी डीडीआर पे ही बेस्ड होती है। वो क्या होती है, जहां पे स्मॉल आरएनए भी डीएनए को रिपेयर करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बस इतना जान लीजिए कि एन एडिशनल लेयर ऑफ कंट्रोल of DDR is also present in the cell, which is based on small RNAs known as ddRNAs। तो ये बस एक जानकारी के लिए है कि इस तरह की चीज़ें भी रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं, इसमें और बहुत कुछ खोजे जाने की ज़रूरत है।